मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर, चलिए किसे कहते हैं मैन्युफैक्चर? मैन्युफैक्चर का मतलब क्या? मैन्युफैक्चर्ड करना। इट मीन्स व्हाट? किसी भी रॉ मटेरियल में से रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना। इस फिनिश्ड गुड्स की डिफरेंट इसकी आइडेंटिटी अलग होती है रॉ मटेरियल से। डिफरेंट नेम, कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिटी, यूटिलिटी, इसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग करना। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स बाय परफॉर्मिंग सर्टेन प्रोसेसेस ऑन द रॉ मटेरियल, इसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चर। बट ये मैन्युफैक्चर की जो डेफिनेशन है, ये जो मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस था जीएसटी से पहले। मैन्युफैक्चर को समझना बहुत ही जरूरी था जीएसटी से पहले। क्यों? जीएसटी से पहले एक टैक्स होता था, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम बोलते थे एक्साइज ड्यूटी। क्या बोलते थे? एक्साइज ड्यूटी। और एक्साइज ड्यूटी लगता था मैन्युफैक्चरिंग पे, और इसीलिए उसको जानना जरूरी था जीएसटी से पहले कि किसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। लेकिन अब तो जीएसटी आ गया, और जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं लगता, जीएसटी सप्लाई पे लगता है। जीएसटी किस पे लगता है? जीएसटी सप्लाई पे लगता है। अब मैन्युफैक्चर करो, सप्लाई करो, तो भी जीएसटी लगेगा। अब मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते लेकिन आप सप्लाई करते हो, तो भी जीएसटी लगेगा। जीएसटी सप्लाई पे लगता है। सप्लाई एक बड़ा टर्म हो गया, वाइडर टर्म हो गया, मैन्युफैक्चरिंग नैरो टर्म था। और इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग, ये जो वर्ड था मैन्युफैक्चर, उसका इंपॉर्टेंस कम हो गया जीएसटी के आने के बाद। क्लियर? चलिए, तो ये इतना यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। फिर कंपोजिशन लेवी, कंपोजिशन लेवी की बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि ऐसे मैन्युफैक्चरर, ऐसे ट्रेडर्स जो स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स नहीं है, है ना, जो लार्ज स्केल पे काम नहीं करते, स्मॉल स्केल पे काम करते हैं। स्मॉल का मतलब क्या? जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, 1.5 करोड़ से कम है ना, तो इसे हम बोलते हैं क्या? स्मॉल ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स। तो ऐसे स्मॉल ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स है, उसको कंपोजिशन लेवी में जीएसटी पे करना पड़ेगा। सिर्फ कितना? 0.5% जीएसटी पे करना पड़ेगा, एंड 0.5 पे करना पड़ेगा एसजीएसटी। लेकिन उनके ही लिए है जो उनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ से कम। नॉर्मल स्टेट की बात की, अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करें तो वो 75 लाख है। ठीक है? हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं? सुनिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? मैन्युफैक्चर पढ़ रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस नहीं रहा जीएसटी के आने के बाद। जीएसटी के आने के बाद सप्लाई का इंपॉर्टेंस हो गया। अब इसके अंदर कंपोजिशन लेवी क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि कंपोजिशन लेवी ऐसा कह रहा था कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, 75 लाख से कम है, तो आपको सिर्फ टैक्स देना है कितना? 0.5 सीजीएसटी, 0.5 एसजीएसटी देना है टैक्स। इसलिए कंपोजिशन लेवी भी पढ़ना पड़ा हमको। ठीक है? इस सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी ये कितना हो गया? 0.5 यानी ये 1 हो गया है। ओके? अभी मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स को साथ में लिया जाता है। चलिए आगे। ओके, उसी मैन्युफैक्चर टर्म के अंदर आपको समझना पड़ेगा डीम्ड एक्सपोर्ट। क्या समझना पड़ेगा सर? आपको समझना पड़ेगा डीम्ड एक्सपोर्ट। सर अभी ये क्यों समझ रहे हैं हम? कंसेप्ट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट। तो पहले ये समझ लो एक्सपोर्ट किसे कहते हैं। एक्सपोर्ट हम किसे कहते थे सबको पता है ना? एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? अगर आप कंट्री के बाहर, अगर कंट्री के बाहर सप्लाई करते हो, आप सप्लाई करते हो फॉरेन कंट्रीज में, आप सप्लाई करते हो कहां पे? इंडिया के बाहर, फॉरेन कंट्रीज में। ये इंडिया हो गया, ये फॉरेन कंट्री हो गई। तो आपने यहाँ पे सप्लाई किया, यहाँ पे सप्लाई किया, तो ये बन जाएगा एक्सपोर्ट।
एंड सप्लायर क्या करने वाला है, आपको पेमेंट करेगा, सॉरी रिसिपिएंट क्या करेगा, यहाँ पे रिसिपिएंट होगा, ये आपने किया सप्लाई, तो आपने सप्लायर ने क्या किया, सप्लाई किया, और रिसिपिएंट ने क्या किया, उसका पेमेंट किया फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। इसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या, बाहर की कंट्री में माल बेचना और फॉरेन एक्सचेंज में उसका रिसिप्ट लेना। अब डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब क्या, डीम्ड का मतलब क्या, डीम्ड का मतलब क्या, मान लिया जाएगा, एक्चुअली एक्सपोर्ट नहीं है, एक्चुअली ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ऐसा मान लेंगे कि डीम्ड एक्सपोर्ट है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि एक्चुअली आपने फॉरेन कंट्री में सप्लाई नहीं किया है, आपने इंडिया था, ये इंडिया है, इंडिया के अंदर ही कहीं कहीं सप्लाई किया हुआ है, यहां से यहां सप्लाई किया, यहां से यहां सप्लाई किया विद इन द इंडिया, और जिसका पेमेंट आपको इंडियन रुपीज में मिल रहा है या फॉरेन एक्सचेंज में मिल रहा है। इंडियन रुपीज भी आ गया, जिसका पेमेंट आपको इंडियन रुपीज में मिल रहा है का तो फॉरेन एक्सचेंज में मिल रहा है, लेकिन आप सप्लाई इंडिया के अंदर करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। अब सवाल ये खड़ा होता है, सर अभी इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो मैन्युफैक्चर पढ़ रहे थे सर। इसलिए क्योंकि जो गुड्स जो सप्लाई एक्सपोर्ट में आता है, जो सप्लाई एक्सपोर्ट में आता है, जनरली उस पे टैक्स नहीं लगता है ना, जिसमें हम क्या बोलते हैं, जीरो रेट टैक्स लगता है, जीरो रेटेड सप्लाई, जिस पे टैक्स नहीं लगता है एक्सपोर्ट पे। क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी है कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, तो एक्सपोर्ट पे जनरली कोई टैक्स लगाती नहीं कंट्री, है ना। एक्सपोर्ट होगा तो फॉरेन कंट्री में जाएगा, वहां बिकेगा, तो हमारी कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगी, तो ये एक्सपोर्ट था, ठीक है। अभी अगर कोई चीज डीम्ड एक्सपोर्ट हो गई, अगर कोई चीज क्या हो गई, डीम्ड एक्सपोर्ट हो गई, तो क्या होगा, तो ये होगा, पहले सप्लाई पे आपको जीएसटी पे करना है, लेकिन फिर आप रिफंड क्लेम कर सकते हो बाद में, ठीक है। सर फिर भी सवाल तो ये खड़ा रहा ना कि हम तो मैन्युफैक्चर पढ़ रहे थे, तो डीम्ड एक्सपोर्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि डीम्ड एक्सपोर्ट तभी माना जाएगा, उसमें बहुत सारी कंडीशन थी, उसमें एक कंडीशन ऐसी है कि डीम्ड एक्सपोर्ट तभी माना जाएगा जब आप इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करते हो, इसलिए वर्ड आ गया मैन्युफैक्चर। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ, देखो फिर से, हम तो मैन्युफैक्चर पढ़ रहे थे, तो डीम्ड एक्सपोर्ट क्यों पढ़ रहे हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फिर वहां पे आपको पहले टैक्स देना है जीएसटी, और फिर रिफंड मिल जाएगा, कितनी अच्छी बात, रिफंड मिल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि गुड्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया होना चाहिए, इसलिए हम पढ़ते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। एंड लास्ट में क्या है, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। इसका मतलब क्या, अ मैन्युफैक्चरर shall be required to maintain a record of production, जो भी मैन्युफैक्चर होगा उसको प्रोडक्शन का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन एडिशन टू रिकॉर्डिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या, उसने सेल किया, इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या, जिसने इनपुट लिया था, कौन कौन से रॉ मटेरियल बाय किया, कौन सा कैपिटल गुड्स, कौन से इनपुट लिए, क्योंकि ये जरूरी है क्रेडिट मांगने के लिए, और इसलिए मैन्युफैक्चर को ये सब अकाउंट्स रखने होंगे, ठीक है। मैंने जो बोला वो ज्यादा ध्यान, उसको ज्यादा इंपोर्टेंस देना, पता नहीं आप वो चीजें हो कि ना हो, मैंने अलग तरीके से आपको समझा दिया,